नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आप सोच रहे होंगे कि आज हॉट सीट की जगह आसिफ इकबाल ऐसे क्यों? तो मैं आपको बताऊं कि आज हॉट सीट नहीं बल्कि हॉट इश्यू है, और वो ऐसा हॉट इश्यू है जिस पर चर्चा परिचर्चा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे तो हम लगातार तमाम खबरों पर नजर रखते हैं, लेकिन यह खबर कुछ ऐसी थी जिस पर हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हम बात सरोकार की करते हैं, हम बात तमाम वसूलों की करते हैं, हम बात खबरों की करते हैं। तो भला ऐसे में इस खबर को कैसे जाने दें? जी हां, एक फरमान ने दारुल उलूम देवबंद को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। दरअसल दारुल उलूम देवबंद की ओर से जारी एक फरमान में दीनी तालीम के साथ अंग्रेजी की पढ़ाई पर रोक लगा दी गई है। नई गाइडलाइन में उर्दू, फारसी और अरबी के अलावा किसी दूसरी भाषा की पढ़ाई पर निष्कासन की चेतावनी दे दी गई है, जिस पर सियासत तेज हो गई है। वहीं इस पर पूरे मामले पर अल्पसंख्यक आयोग ने दारुल उलूम को नोटिस जारी किया है। ऐसे में सवाल उठता है, 21वीं सदी में आखिर अंग्रेजी पढ़ने पर रोक क्यों? आखिर दारुल उलूम को अंग्रेजी कबूल क्यों नहीं है? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं दारुल उलूम का तुगलकी फरमान। दुनिया भर में इस्लामी तालीम के लिए मशहूर दारुल उलूम ने अपने छात्रों के लिए एक नया फरमान जारी किया है। दारुल उलूम के शिक्षा विभाग के प्रभारी मौलाना हुसैन हरिद्वारी ने छात्रों के लिए ये नया फरमान जारी करते हुए कहा है कि दारुल उलूम में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान छात्रों को किसी दूसरी भाषा की तालीम की इजाजत नहीं होगी। यदि कोई छात्र इसका उल्लंघन करता है तो ऐसे छात्र का निष्कासन कर दिया जाए। आइए सबसे पहले आपको समझाते हैं कि दारुल उलूम ने क्या फरमान जारी किया है। मौलाना हुसैन हरिद्वारी ने नई गाइडलाइन जारी की। नई गाइडलाइन में दीनी शिक्षा पर जोर दिया गया है। अंग्रेजी या फिर दूसरी भाषा सीखने पर पाबंदी लगाई गई है। उर्दू, अरबी और फारसी की शिक्षा लेने की हिदायत दी गई है। आदेश नहीं मानने पर निष्कासन की चेतावनी भी दी गई है। इसके अलावा दारुल उलूम की तरफ से छात्रों के नाम जारी आदेश में ये भी कहा गया है कि यदि छात्र उपस्थिति दर्ज कराकर पीरियड समाप्त होने से पहले ही कक्षा से चला जाता है या अंत में केवल अटेंडेंस दर्ज कराने के मकसद से ही कक्षा में आता है, तो ऐसे छात्र के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। दारुल उलूम के मौलाना अरशद मदनी ने अभी कुछ रोज पहले ही एक बयान देते हुए कहा था कि जो छात्र यहाँ पर दीनी तालीम लेकर अरबी पढ़कर आलिम बनने के लिए आते हैं, उनकी पढ़ाई बहुत सख्त होती है। अगर ऐसे छात्र अलग से कोचिंग कर अंग्रेजी या दूसरी तालीम हासिल करने की कोशिश करते हैं तो वो छात्र कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि संस्थान में पढ़ाई जाने वाली तालीम का निजाम बेहद सख्त है। मौलाना ने कहा कि ऐसे छात्र दो नाव की कश्ती की सवारी करते हैं और हमारे तालीमी निजाम को नुकसान पहुंचाते हैं। ये तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। हमने तो ये बात बार बार कही है कि इस नजरिए के साथ गवर्नमेंट जिस नजरिए को पेश कर रही है, या फिर कपरस्त पार्टियां जिस नजरिए को पेश कर रही हैं कि वो मुसलमान को, हिंदू को निकाल कर मुसलमान को तान तशनी का शिकार बनाती हैं, ये चीज़ गलत है। मगर क्या किया जाए कि उनकी पॉलिसी है कि वो इसी नज़रिए को सामने ला करके ये समझते हैं कि हमारी इक़्तिदार की कुर्सी महफूज रहेगी। लेकिन इस मसले के अंदर चीफ मिनिस्टर के पास हमने जो 6 मेंबरान असम्बली हैं वो हमने ये बात पहुंचाई थी कि उनसे मिला जाए। चुनांचे वो लोग मिले और चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि हम इस सिलसिले के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और हम इसको नहीं होने देंगे। हम ये समझते हैं कि जो उन्होंने वादा किया है उनसे, वो वादा अल्लाह चाहेगा तो पूरा होगा। फिलहाल दारुल उलूम का ये फरमान एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बिल्कुल, तो आपने देखा सुना जाना कि किस तरीके से इस रिपोर्ट में हमने तमाम चीजें आपको बताई हैं। अब हम इसकी पूरी चर्चा विधिवत तरीके से करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ कई सारे खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको तारुफ कराना चाहूंगा, संजय राणा जी हैं जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और तमाम मसलों पर खुल के बात करते हैं। मुफ्ती कासिम साहब हैं जो कि सभी जाना पहचाना चेहरा है टीवी का,
और इन्होंने वक्त निकाला। इन्होंने खुद से कहा कि नहीं, मैं इस पे बात करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं, समझता हूं और बेहतर तरीके से मैं ये भी जानता हूं कि आखिर देवबंद में किस तरह की पढ़ाई होती है और कैसी चीजें होती है। हमारे साथ महामंडलेश्वर आचार्य मार्कंडे पशुपति जी मौजूद हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और इस पूरे रिपोर्ट को इकट्ठा करने में सबसे तेज और कह ले कि सबसे मजबूत तरीके से ग्राउंड पे किसी ने काम किया तो वो हमारे रिपोर्टर अली सरर हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी मैं स्वागत करूंगा। सबसे पहले मैं अली आपके पास आ रहा हूं, आप इस खबर को जरा बताइए, समझाइए कि आखिर इस खबर के मायने क्या है, क्यों आखिर इस तरह के फरमान जारी करने पड़े। देखिए, बिल्कुल आसिफ जी, आपको बता दें, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में जाना जाता है देवबंद दारुल उलमा के नाम से, क्योंकि वहाँ एक बड़ी संस्था है जहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। वहाँ पर इस तरह का फरमान आना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि जो फरमान दिया गया उसमें कहा गया है कि यहाँ पर कोई भी बच्चे को इंग्लिश की जो शिक्षा नहीं दी जाएगी। यदि किसी ने बाहर से भी शिक्षा हासिल करने की कोशिश की तो उसे यहाँ से निष्कासित कर दिया जाएगा। जब ये इस तरह का बयान दिया गया, और बयान भी उन्होंने दिया जो सदर कहलाते हैं देवबंद के, मौलाना अरशद मदनी साहब, जो कि पूरे जितने भी वहाँ गुरु हैं उनके सबके धर्मगुरु कहलाते हैं और शिक्षा देने में सबसे अव्वल नंबर पर रहते हैं। जब इस तरह की उन्होंने बात की तो लगातार चर्चा हुई और पूरा मामला गरमाने लगा। ठीक है, अब हम सीधे संजय जी आपसे, एक क्योंकि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, इसके मायने अब पॉलिटिकली देखने लगे हैं लोग कि कितना ये सही और कितना ये गलत। इस बयान को कैसे देखते हैं आप, इस फरमान को? आसिफ जी, गुड इवनिंग टू फेलो फ्रेंड्स। देखिए, ऐसा होता है कि इस तरह के बयान बड़ा ही निंदनीय है। देखिए, हम इस समय 21वीं सदी में, और ये जो एरा है वो कम्युनिकेशन का एरा है। और कम्युनिकेशन क्या होता है, जो भाषा जिसको कहते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे अरबी हो, चाहे फारसी हो, कोई भी भाषा जो कम्युनिकेट कर सके उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन एज में आप ये बोल रहे हो कि इंग्लिश ना सीखे, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज और है आसिफ भाई, शायद हम भूल रहे हैं, उन्होंने ये बोला है, उसमें हिंदी को भी नहीं रखा, बोला है अरबी फारसी के अलावा कोई भी भाषा को आप नहीं सीखेंगे, जो कहीं ना कहीं एक तरह से फारसी और उर्दू, उसके अलावा कोई भी और भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। बताइए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी भी हमारी उत्तर प्रदेश में देवबंद आता है, उत्तर प्रदेश में अगर देवबंद आता है, उत्तर प्रदेश की भाषा जो है हिंदी है, तो कम से कम हिंदी तो रखना चाहिए था। उर्दू को रखने का मतलब ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपकी मानसिकता क्या है, आपकी मानसिकता कहीं उस देश के प्रति समर्पित तो नहीं है जहाँ पे उर्दू उनकी मातृभाषा है। हमारी मातृभाषा उर्दू नहीं है, लेकिन उर्दू एक हमारी भाषा है, उसको हम मानते हैं। कई लोग उर्दू में पत्रावली भी करते हैं, कई लोग उर्दू में वो चर्चा भी करते हैं, और हम मीडिया में जैसे आपके बहुत सारे शब्द होंगे जो उर्दू में बोले जाते हैं, उसमें कोई कुरेज नहीं है। अगर इस तरह को पूरे परिदृश्य में देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुसलमान जो हमारे छात्र हैं, मुसलमान वर्ग जो छात्र आते हैं, उनको आप पीछे रखना चाहते हो, वो समाज से पीछे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं समाज से कट जाएंगे, और समाज से अगर कट जाते हैं तो वो मानसिकता बदल जाती है, कहीं ना कहीं इस सामाजिक समीकरण बिगड़ जाता है। बिल्कुल। मुफ्ती साहब, आप कैसे देखते हैं? आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप तमाम चीजों पर बड़ी बेबाकी से राय रखते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप हर चीज को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, और देवबंद का मसला और आप न भला बताएं, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, देखिए आसिफ साहब, इत्तेफाक है कि आज मुझे देहरादून देवबंद होते हुए जाना था। मेरे गुरु महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री भगत सिंह कोश्यारी जी का आज जन्मदिन है। मैं सबसे पहले तो उनकी लंबी आयु की कामना करता हूं, वो स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। राजनीति में एक अच्छे उनका वक्त गुजरा है और आज भी वो नेतृत्व कर रहे हैं। मैं उन्हें यहाँ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और इसी सिलसिले में देवबंद मेरा जाने का था कि हम पूछेंगे, जानकारी करेंगे। मैं आज ये समझता हूँ आसिफ साहब कि आज ये एजुकेशन का दौर है, हम बच्चों को एजुकेशन से दूर नहीं रख सकते, बेशक, चाहे वो दारुल उलूम देवबंद हो। और दारुल उलूम देवबंद का जो तरीक़ा कार, मैं समझता हूँ कि ये ठीक बात है कि अरबी वो कोर्स बहुत टफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो उसमें बहुत मेहनत से पढ़ना पड़ता है। मैंने भी उस कोर्स को किया है। तो मगर मैं ये समझता हूँ कि इस तरह से ऐलान करना और तमाम लैंग्वेज को ये कहना कि ये पढ़ाई नहीं जाएगी, ये दूर अंदेशी नहीं, बल्कि हमारी कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर की चीज़ है उसे प्रदर्शित करती है। हम एक लोकतांत्रिक देश के अंदर रहते हैं, और हिंदी हमारी एक ऐसी भाषा है, हिंदी और उर्दू ये सब मिली जुली हैं। अगर हिंदी मैं समझता हूँ कि दोनों बड़ी और छोटी बहनें और का हवाला लोग देते हैं, तो मैं समझता हूं कि इस तरह का बयान वहां की मजलिस तालीमी का ये कहना, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उन हजरात ने
क्या बगैर सोचे समझे ये बात कह दी? हुसैन अहमद, जो मौलाना हुसैन अहमद है मेरे बिल्कुल, बहुत परिचित है। मैं महामंडलेश्वर जी के भी फिर हम लोग इसको और कंक्लूड करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्हें इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करनी चाहिए। और रह गई आज की सरकार के बारे में जो ये चीज आ रही है कि सरकार सबका साथ सबके विकास में काम कर रही है, कहां कहीं मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। आप ऐसा माहौल मत बनाइए कि जिससे मुसलमान एक तो अलग थलग ना पड़ जाएं। बिल्कुल, आपका ये काम नहीं होना चाहिए, आपका तो काम जोड़ने का होना चाहिए। बिल्कुल, और हमें एक कमेंट हम छोटा सा महामंडलेश्वर जी से ले लेते हैं। पशुपति जी, आपको आवाज मिल रही होगी, आप महामंडलेश्वर पशुपति अखाड़े के हैं। मार्कंडे जी आपको आवाज मिल रही होगी, क्या कहेंगे आप? एक रिएक्शन आपका। जी आपकी आवाज मिल रही है, मुझे क्लियर मिल रही है। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। हाँ, देखिए, हम सबसे पहले तो एक चीज कहेंगे कि ये अरशद क्या नाम है, मदनी हो या कोई भी हो, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो सारे नियम मानने पड़ेंगे। अगर ये नहीं मान सकते तो ये हमारा देश छोड़ के चले जाएं। ऐसे आदमी की हमारे देश में जरूरत नहीं है। और बच्चे इंग्लिश भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। और ये जो कहते हैं कि ये बच्चे इंग्लिश ना पढ़े और ऐसे ना पढ़े, मैं ऐसे नालायक, मैं उस आदमी को मौलाना मानता ही नहीं, ऐसे इंसान को जिसने ऐसे बयान दिया है। ये आप खुद देखिए कि हिंदू मुस्लिम में कौन अंतर करवा रहा है? इस जैसे मुसलमान करा रहे हैं, इसे मदनी जैसे मुसलमान करा रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगा। और भी तमाम हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। अमित शाह, भारत के गृह मंत्री, कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी हम सुनवा देते हैं कि आखिर किस मसले पर वो क्या कह रहे हैं। साइक्लोन की पूरी गाइडलाइन को लेटर एंड स्पिरिट में जमीन पर उतारने का काम किया है, और उसी का नतीजा है कि एक भी जानहानि नहीं हुई है। सिर्फ 47 लोग 47 लोग इंजर्ड हुए हैं। उसमें भी एक भी इंजरी ऐसी नहीं है जिसमें परमानेंट अपंगता आए या सीरियस प्रकार की इंजरी हो। और पशुओं को मृत्यु भी अब तक सिर्फ 234 रिकॉर्ड पर आई है। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन, जूनागढ़, कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका, गिर सोमनाथ, मोरबी और राजकोट, इतने जिलों के व्याप रखने वाले इस साइक्लोन में से इतने कम नुकसान के साथ बाहर निकलना सच अर्थ में गुजरात सरकार इसके लिए अभिनंदन की अधिकारी है। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से साइक्लोन का समाचार मिला, पहले दिशा गुजरात की ओर नहीं थी, फिर भी पूरे तंत्र को सचेत करने और सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने तक रात को 1-1 बजे तक स्वयं निगरानी रखी। कई बार गृह मंत्रालय को, अनेकों बार राज्य सरकार को स्वयं बात कर हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखने का जो सूचना दिया, इसका ही नतीजा है कि आज हम बहुत कम नुकसान में बाहर आए हैं। कई बार मीडिया में चला, इतने गांवों में बत्ती गुल वगैरह, मैं थोड़ी स्पष्टता करना चाहता हूं कि एनडीएमए का प्रोटोकॉल है कि जहां 50 किलोमीटर से ज्यादा गति पर हवाएं चलती हो, वहां एचटी लाइनों को बंद किया जाए। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे भारत के गृह मंत्री अमित शाह को, जो बता रहे थे साइक्लोन आने के बाद जो वहां की वास्तविक स्थिति है उसका जायजा लिया और बताया कि किस तरीके से वहां स्थिति है। हम सीधे अपनी डिबेट पे लौट रहे हैं और हमने जिस बात की परिचर्चा की है, तमाम हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। लेकिन एक बयान आ रहा है दारुल उलूम देवबंद के फरमान पर। दारुल उलूम के वीसी मुफ्ती अबुल कासिम बनारसी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। आपके सामने आजकल जो एक न्यूज़ चल रही है जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है, उसके बारे में स्पष्टीकरण करना चाहता हूं
चंद रोज पहले यहाँ पर तलबा को समझाने के लिए एक प्रोग्राम हुआ था। उसमें बच्चों को ध्यान लगाकर पढ़ाई करने के ऊपर जोर दिया गया और पढ़ाई के अलावा जो दूसरी सरगर्मियां उनसे बचने की ताकीद की गई। उसी सिलसिले में ये भी कहा गया कि दारुल उलूम का जो कोर्स है उसमें पूरा वक्त दें, तैयारी करें और ध्यान लगाकर पढ़ें। जो बच्चे दारुल उलूम में दाखिल हैं, यहाँ के हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन बाहर कोचिंग सेंटर में जाकर अंग्रेजी पढ़ते हैं या कोई दूसरा काम करते हैं, जैसे कोई दुकान लगा रहा है, कोई मेवा बेच रहा है, उन सब के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। उसी खबर को इस अंदाज से पेश किया गया जिससे मालूम होता है कि दारुल उलूम में अंग्रेजी पढ़ाने पर पाबंदी, हालांकि ऐसा नहीं। बिल्कुल। तो इस बयान को सुना। मुफ्ती साहब, पहले आप ही से मैं शुरू हो जाता हूं, आप ही जरा बता दीजिए इस बयान के मतलब क्या हुए। आप खुद ही इस बयान से कहीं ना कहीं से कंफ्यूजन समझ में आ रहा है। जिस तरह की बातें हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं कि आपको आखिर जरूरत क्यों थी इस तरह की बात करने की, आप जरा बताइए। हाँ आसिफ साहब, देखिए ये इंटरनल मैटर था। अगर आपको बच्चों को समझाना था और आपको कोई बात करनी थी तो आपने ये बातें सार्वजनिक क्यों की? ये सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी बात को समाज में लाते हैं तो उसके दोनों पहलू सामने रखने पड़ेंगे, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और कंफ्यूजन किसी भी चीज के लिए अच्छा नहीं है। यानी इसका मतलब तो ये होगा कि हम बच्चों को बजाय इसके जो हमारे यहाँ स्टूडेंट हैं, हम उन्हें मौका दें कि वो अंग्रेजी भी पढ़ें, वो और उनके पंख लगे, वो इंजीनियर भी बने। यहाँ से निकलने के बाद, कोर्स करने के बाद, और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एजुकेशन बोर्ड का मैं एज ए मेंबर होने के, वहाँ एक ब्रिज कोर्स है और वो मदरसे के लोगों के लिए बनाया गया है। जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते या सामाजिक एजुकेशन नहीं जानते, उन्हें 1 साल उस कोर्स को कराया जाता है ताकि वो अगले कोर्सों में आ सके और मुख्य धारा में जुड़ सके। तो आप अगर वो बच्चे अपनी एजुकेशन के साथ साथ ये सामाजिक ज्ञान और अंग्रेजी वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो आपको तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था। मैं समझता हूं कि अगर आप ये नजरिया लेके चलेंगे तो फिर तो जो अल्लाह के रसूल ने कहा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि और दारुल उलूम देवबंद तो एक इल्हामी इदारा है जिसकी बुनियाद खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि यहाँ दारुल उलूम होना चाहिए। तो उनका नजरिया ये था कि अगर तुम्हें एजुकेशन इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो आप उसका भी सफर करिए। उस वक्त चीन बहुत दूर दराज लगता था। तो इसलिए आज जो मंशा है इंसानियत का, और हमारे अब अगर हम ये दावा करते हैं कि हमारा दीन सबकी भलाई के लिए, खैरन्नासी मन यनफउन्नास, तुम में सबसे अच्छा आदमी है जो लोगों की भलाई का काम करे। और खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम पूरा, यानी आपको मैं बताना चाहता हूं आसिफ साहब, लास्ट में एक बात ये कहना चाहता हूं कि मोहम्मद साहब ने जितने काम किए हैं वो आज दुनिया में जब ये आता है कि दुनिया के 100 बड़े लोगों में तो सबसे पहले किताब लिखने वाला, उनका नंबर 1 पे नाम लिखने वाला वो मुसलमान नहीं है, वो आपका नाम लेता है। इसलिए नाम लेता है कि आपने सबकी भलाई के लिए काम किया। ठीक है, जब और ठीक है, इसका संजय जी से बात कर ले, संजय जी से एक रिएक्शन ले ले। संजय जी क्या कहेंगे आप? देखिए साफ तौर पे मुफ्ती साहब ही हैं और वहीं से पढ़ के आए, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए। आप करके आप कहीं ना कहीं से उन इश्यूज को जिस पर चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए, दीन इस्लाम की बात होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई की बात होनी चाहिए, वहां तो आपने सीधे तौर पे आप ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे आपको फायदा हो। बिल्कुल, अभी मुफ्ती साहब को हम सुन रहे थे। देखिए मुफ्ती साहब ने सही कहा कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे। नंबर 2, आपने वीसी साहब का अगर पूरा वक्तव्य, पूरा कॉन्फ्रेंस कह लीजिए या वीडियो रिकॉर्डिंग कह लीजिए, उन्होंने जब बोला है वही विरोधाभास था। वो बोल रहे हैं कि जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनको बाहर से दुकान लगाना, मेवे बेचने के लिए, ये बताइए आपका स्टूडेंट है वो हॉस्टल में रह रहा है तो मेवे कैसे लगा सकता है? वो तो छात्र है, छात्र कभी बाहर केले और मेवे नहीं लगा सकता। इनकी बातों में विरोधाभास है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम बात करते हैं एजुकेशन, प्रोफेट मोहम्मद खुद बड़े एजुकेशन के पक्षधर थे। वो चाहते थे शिक्षा जितना से ज्यादा मिल सके उसको ग्रहण करना चाहिए। आप अपने दीन के बोलते हो, दीन के बंदे हो, अगर आप दीन के बंदे हो, प्रोफेट मोहम्मद को मानते हो तो उनके ही विचारधारा के आप अगेंस्ट चल रहे हो। आप चाहते नहीं हो कि लोग आगे बढ़े, पढ़े, शिक्षा ले, आगे बढ़े और अपने समाज का और अपने देश का नाम आगे करे। कहीं ना कहीं तो देखिए तीसरी महत्वपूर्ण बात मुझे और लगती है, कहीं ना कहीं पावर सेंटर हुआ करता था देवबंद एक जमाने में, वो पावर सेंटर लगता है आज के दिन में छिन चुका है और ये सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह का बयानबाजी करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। मार्कंडे जी क्या कहेंगे आप? साफ तौर पे संजय जी ये कह रहे हैं कि सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं संजय जी। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जो पूरा देश इनकी ओर देखे
ये ऐसे बयान जानबूझ के करते हैं। अभी जैसे आपने सुना था गाजियाबाद में जो धर्म परिवर्तन बच्चों के साथ हुआ, ये सब चीजें कहीं ना कहीं से इन लोगों से जुड़ी हुई हैं। जी। और मेरा मानना है कि जो मेरे देश का संविधान नहीं पढ़ सकता, जो मेरे देश में वो नहीं कर सकता, ऐसे इंसान को मेरे देश में रहने का हक बिल्कुल नहीं है और कतई भी नहीं। नहीं, बिल्कुल यहाँ रहना होगा तो तमाम नियम कानून कायदे मानने होंगे। अली हमारे साथ रिपोर्टर भी है, मार्कंडी जी, फिर मैं आपके बता रहा हूँ। अली, आपने लगातार ग्राउंड रिपोर्ट किया, तमाम खबरें इकट्ठा की, आप ये बताइए क्या आपको लगता है कि ये सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की बयान दिए जाते हैं या फिर वाकई इसके मायने हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बताएं, ये दारुल उलमा के अंदर जिस वक्त एक जलसा हो रहा था, उस दौरान मौलाना अरशद मदनी साहब ने ये कहा कि यदि यहाँ से कोई भी इंग्लिश की शिक्षा नहीं लेगा और इंग्लिश के अलावा तमाम जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको साफ नकारते हुए कहा कि उर्दू, अरबी और फारसी यहाँ पढ़ाई जाएगी। यदि कोई बाहर भी कोचिंग लेने के लिए जाता है तो उसे यहाँ से निष्कासित कर दिया जाएगा। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है मौलाना अरशद मदनी साहब से, उसके बाद बैकफुट आते नजर आ रहे हैं तमाम जितने भी वहां के, चाहे वो वीसी हो या और धर्म जितने भी गुरु हों, वो तमाम कह रहे हैं। लेकिन जो जिस तरह से बयान दिया गया है बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि पूरे देश में इसकी निंदा की जा रही है, क्योंकि पढ़ाई से ही इंसान आगे जाता है और इस्लाम में भी कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आप शिक्षा हासिल न करें। तो कहीं ना कहीं इसका विरोध लगातार जारी है और अब जो बैकफुट पे मौलाना अर्शी साहब आते नजर आ रहे हैं उसका यही बड़ा कारण है। तमाम बातें समझ सकते हैं, आप तमाम मेहमान जुड़े, इसमें चर्चा परिचर्चा अभी और लंबी होनी है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम इसको यहीं खत्म करना चाह रहे हैं। लेकिन ये साफ तौर पे ये सवाल छोड़े जा रहे हैं कि आखिर अरशद मदनी जैसे इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार शख्सियत को इस तरह की फरमान की जरूरत क्यों पड़ती है, और ऐसे फरमान जिसका न कोई मान है न कोई सम्मान है। क्योंकि साफ तौर पर आप ये समझिए, हिंदुस्तान में पढ़ाई ही सबसे जरूरी है और इसको सबसे जरूरी है कि ये जो तमाम तरीके से हैं उसको अमल में लाया जाए। हमारे तमाम गेस्ट हैं और तमाम गेस्ट के पास बहुत कम समय रहा, हम फिर जुड़ेंगे, फिर चर्चा करें, क्योंकि इस मसले पर एक दिन में एक चर्चा से ये तमाम समाधान नहीं निकल रहा है। समाधान निकालने के लिए हमारी चर्चाएं बरकरार रहेंगी। न्यूज इंडिया लगातार खबरों पर बना रहेगा और हम ग्राउंड जीरो से भी वो खबर ले आएंगे कि आखिर इसके और दूरगामी मायने क्या निकाले जाएंगे। तब तक आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।